नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक एनिमल फीड बनाने वाली कंपनी की, यानी कि जानवरों के लिए आहार। ये आहार फिश, कुत्ते बिल्ली और इस तरह के जो पशु होते हैं उनके लिए है, गाय भैंस के लिए उपयोगी नहीं है। तो कंपनी का नाम है मुक्का प्रोटीन और ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। और 2003 में ये एक पार्टनरशिप फर्म थी, यानी इसकी स्थापना एक पार्टनरशिप फर्म के जैसे हुई और 2010 में ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई और 2019 में इस कंपनी को फिर कन्वर्ट करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया। मार्च 2024 में इनका आईपीओ आया और जो आईपीओ है वो 28 रुपये में इन्होंने दिया। बहुत ज़बरदस्त ये सब्सक्राइब हुआ, लगभग 130-35 गुना जहाँ तक मुझे ध्यान है। और इसके बाद ये शेयर अपना पीक लगभग इसने 55-56 रुपये लगाया और तब से ये लगातार नीचे गिर रहा है। और हमारे रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने अगर बिना सोचे समझे ये शेयर को सिर्फ मोमेंटम में ख़रीद लिया, तो वो अब जानना चाहेंगे कि आखिर इस कंपनी का भविष्य क्या होने वाला है, क्या उनका प्राइस वो कभी वापस आएगा या नहीं। तो जानेंगे कि इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में और जानेंगे इसके भविष्य की योजनाओं के बारे में। तो इस बिज़नेस मॉडल के अध्ययन का अनुरोध हमें तरुण कुमार शर्मा जी से प्राप्त हुआ है। तो इनके प्रमोटर्स की बात करें तो इनके प्रमोटर्स हैं के.एम. हैरिस, के.एम. आरिफ और के.एम. अल्ताफ़, जो अभी रिलेटिवली काफ़ी यंग हैं, 45 से 50 साल की इनकी उम्र है। तो माना जा सकता है कि कंपनी को बड़ी करने में वो कुछ उत्साह, कुछ एनर्जी अवश्य दिखाएंगे। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये फ़िश मील, फ़िश ऑयल और फ़िश सॉल्यूबल पेस्ट, यानी मछली का भोजन, मछली का तेल और मछली का सॉल्यूबल पेस्ट बनाते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये जो 3 तरह के जो प्रोडक्ट हैं ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो फ़िश मील और फ़िश सॉल्यूबल पेस्ट हैं, ये एक्वा फीड यानी कि फ़िश के भोजन, यानी कि जहाँ मछलियाँ पैदा होती हैं तो उनके भोजन के रूप में या श्रिम्प या झींगे के भोजन के रूप में काम आता है। इसके अलावा पोल्ट्री फीड में काम आता है, ब्रॉयलर और लेयर जो होते हैं वो उनके भोजन के काम आता है। और कुत्ते और बिल्ली जो पेट फूड होते हैं उनके लिए भी उनमें भी ये इंग्रेडिएंट होता है। इस तरह के एनिमल फीड कुत्ते बिल्ली को या फिश को या ब्रॉयलर और लेयर को खिलाने का कारण ये है कि ये जो फ़िश मील होता है ये प्रोटीन रिच होता है और इसके कारण जो चूज़ा है या कोई मछली है, झींगा है या कुत्ते बिल्ली है, इनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है और ये हट्टे कट्टे स्वस्थ बने रहते हैं। इसके अलावा जो फ़िश ऑयल है ये फार्मा इंडस्ट्री में काम आता है और उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला जो ऑयल होता है वो न्यूट्रास्यूटिकल के काम आता है। यानी कि जो आपने 7 सीज़ कैप्सूल कभी देखे हों या भी कभी खाए हों तो वो जो होता है उसमें ये फ़िश ऑयल होता है। इसके अलावा ये फ़िश ऑयल सोप मैन्युफैक्चरिंग के काम भी आता है, टैनरीज यानी चमड़े की जहाँ प्रोसेसिंग होती है वहाँ काम आता है और पेंट इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में काम आता है। मुक्का प्रोटीन जो है ये इस तरह के प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर है और लगभग भारत में इनका मार्केट शेयर 25 से 30% है। इनका जो रेवेन्यू आता है वो 87% फ़िश मील से आता है, 10% फ़िश ऑयल से आता है और 3% जो है ये फ़िश सॉल्यूबल पेस्ट से आता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो सब इनके जो एनिमल फीड ये जो बनाते हैं इसमें रॉ मटेरियल क्या है। तो देखिए, इनका जो रॉ मटेरियल है ये पेलाजिक फ़िश जैसे सार्डिन और मैकरेल टाइप की फ़िश जो होती है वो हैं। अब ये क्या होती है, ये एक पानी में सर्टेन लेवल पर, सर्टेन गहराई पर रहने वाली मछलियां हैं और ये जो मछलियां हैं इन्हीं से
ये एनिमल फीड बनाया जाता है। तो ये रॉ मटेरियल या इन मछलियों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने करार कर रखा है कुछ वेंडर्स से, एजेंट से और जो लोकल फ़िश कैचर्स हैं उनसे। और ज़्यादातर इनकी जो सोर्सिंग होती है रॉ मटेरियल की, यानी कि इस फ़िश की जो सोर्सिंग होती है वो भारत से ही होती है। और जो मेन इसमें बात है वो ये है कि इनका जो एनिमल फीड है इसमें से 80% जो है वो इस रॉ मटेरियल का इंग्रेडिएंट होता है और वही सबसे बड़ा इनका रिस्क है। तो देखिए, जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो सीजनल है। अब जो यानी कि जो फ़िश पैदा होती है वो किसी के हाथ में तो है नहीं, उसका जब मौसम होता है तभी वो फ़िश पैदा होगी। अब इनका जो पीक सीज़न होता है, यानी जो मछली पकड़ने का सीज़न होता है वो अगस्त से दिसंबर में होता है, और जो स्लैग सीज़न होता है वो जनवरी से मई में इनका स्लैग सीज़न होता है। तो इस कारण से जो रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो भी सीजनल हुई। जब ये प्रोसेस करने के बाद कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी एक पेरिशेबल आइटम होता है। तो देखिए, एक तरफ तो इनका जो रॉ मटेरियल है इसकी अवेलेबिलिटी सीजनल है, दूसरी तरफ जो इनका फिनिश प्रोडक्ट है यानी कि फ़िश मील जो है वो भी जो है पेरिशेबल कमोडिटी है, यानी कि जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है। अब ऐसी कंडीशन में इनको तुरंत प्रोक्योर करके उस फ़िश को प्रोसेस करके फ़िश मील बना के और आगे अल्टीमेट जो इनका बायर है वहाँ तक इनको भेजना अति आवश्यक है। इसलिए इन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी कोस्ट लाइन के पास, यानी इनके जहाँ सप्लायर्स हैं यानी फ़िश पकड़ने वाले जो वेंडर्स हैं वहाँ पर वो जहाँ हैं उस कोस्ट लाइन के आसपास ही इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगा रखी हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो तुरंत इनको फ्रेश माल की अवेलेबिलिटी हो जाए, और दूसरी बात ये है कि रॉ मटेरियल को प्लांट तक लाने की जो लॉजिस्टिक्स या किराए भाड़े का जो खर्चा है वो भी कम हो जाए। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी की जो बात करें तो इंडिया में इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और 4 ही इनकी कोई पार्टनरशिप फर्म्स हैं जिनमें इस कंपनी का यानी मुक्का प्रोटीन का इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल 8 भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हो गई। 4 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं ओमान में हैं, और ये 10 कंट्रीज़ को अपना माल, 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें मलेशिया है, फ़िलीपींस है, सऊदी अरब है, ओमान है, इस तरह के काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। और 75% इनका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, और डोमेस्टिक सेल इनकी वो 25% है। तो ये बेसिकली ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। अब बात कर लेते हैं इनके नए इनिशिएटिव की। तो इन्होंने अभी अपनी एक कंपनी के थ्रू इंसेक्ट प्रोटीन में कदम रखा है। अब उसमें ब्लैक सोल्जर फ्लाइज यानी मक्खियाँ, मील वर्म्स और क्रिकेट यानी झींगुर, तो उनसे ये प्रोटीन बनाने के कोशिश कर रहे हैं। अब ये प्रोटीन जो है ये प्रोटीन कई जगह काम आता है। पहली चीज़ तो एनिमल फूड में काम आता है, ह्यूमन फूड में भी काम आता है, मतलब हमारे आपके कंजम्पशन में भी वो प्रोटीन काम आता है। फिर कॉस्मेटिक्स में, बायोफ्यूल में, और साथ ही में जो वेस्ट जो इस प्रोसेस के बाद बच जाता है, यानी इनसे जो प्रोटीन निकालने के बाद, कीड़ों से जो प्रोटीन निकालने के बाद जो वेस्ट बच जाता है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल होता है। अब ये जो कीड़े हैं ये क्या करते हैं, लो ग्रेड जो वेस्ट है जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो कचरा उठाती है, तो मक्खियाँ और इस तरह के कीड़े वहीं पैदा होते हैं। तो इन्होंने जो बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इनसे कुछ कचरा जो है उसको स्पेसिफाई करवा के वहाँ पर इन कीड़ों का पालन करना शुरू किया। यानी कि म्यूनिसिपैलिटी से एक फैसिलिटी उनके कचरे के लिए कि आप जहाँ कचरा डालोगे है ना, वहाँ पर हम ये सब कीड़े पालेंगे और वहाँ से हम प्रोटीन बनाएंगे। तो अब आप देखिए कि हम कहाँ क्या क्या चीज़ें हमारे फूड में आती हैं, क्या क्या हम कॉस्मेटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वो जो खुशबूदार कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें पीछे क्या है ये किसी को नहीं पता होता। स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए मैंने बताया 25 से 30% इनका इस एरिया में
लीडरशिप है, भारत में मार्केट लीडर है। इसके अलावा इनका जो कस्टमर बेस है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी टाइम से इनके जो कस्टमर्स हैं वो फिक्स्ड हैं और इसके कारण से उनको रिपीट कस्टमर आ रहे हैं, यानी कि लगातार वो इनको ऑर्डर दे रहे हैं। फिर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है कि एक अलग अलग इनकी, जैसे मैंने बताया भारत में 8 और ओमान में जो है 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन भी है और एक किसी पर्टिकुलर फैसिलिटी पर ये डिपेंडेंट नहीं है। अब वीकनेस की बात करूं तो देखिए सबसे बड़ी इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में जो वीकनेस है ना उसमें कंपनी खुद भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है ये बायोलॉजिकल या नेचुरल प्रोसेस है, केवल और केवल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इनके हाथ में। अब क्या है कि अगर किसी कारण से फ़िश की डिमांड यानी रॉ मटेरियल की डिमांड जो है वो बढ़ गई शॉर्टेज ऑफ सप्लाई के कारण, कई बार ऐसा होता है कि मौसम के कारण वो जो फ़िश का जो प्रोडक्शन है वो हो ही नहीं पाता, तो रॉ फिश की डिमांड जो है या रॉ फिश का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। और इधर क्या होता है कि आप उसको पास ऑन नहीं कर सकते किसी जो आपका बायर है उसको। उसका कारण ये है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। इस तरह के फीड बनाने वाले काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, तो ऐसे चक्कर में इनको मार्जिन्स पे अपना हिट लेना पड़ता है। दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है कि जब प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, यानी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, उसके दाम गिर जाते हैं और जो भारत से बाहर विदेशों में जो मेन कंट्री है एनिमल प्रोटीन या इस तरह के प्रोटीन बनाने वाला वो है कंट्री पेरू। तो अगर उस तरह की जगह कोई सप्लाई में प्रॉब्लम आती है तो इनके अल्टीमेट प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। FY23 और FY24 इन 2 सालों में ऐसा हुआ कि भारत में ये जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि इनकी सोर्सिंग भारत से ही है ज़्यादातर, तो जो इनकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस रॉ मटेरियल का अच्छा प्रोडक्शन होने के कारण काफ़ी गिर गई। और उधर पेरू जो कि विश्व का सबसे बड़ा इस तरह का फीड बनाने वाला कंट्री है, वहाँ पर डिमांड यानी प्रोडक्शन जो है फाइनल प्रोडक्ट का यानी फिश मील का जो प्रोडक्शन है वो घट गया। तो उस कारण से वर्ल्ड मार्केट में डिमांड या प्राइसेस इनके प्रोडक्ट्स की बढ़ गई। तो इनको FY23 में और FY24 में काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ, लेकिन ये स्थिति अब नहीं है। तो इनको हमेशा रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन और फाइनल गुड यानी फ़िश मील की जो डिमांड वर्ल्ड वाइड है उससे जूझना पड़ेगा। अब इसके अलावा चूँकि 75% इनका रेवेन्यू फॉरेन से आता है, तो फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन का रिस्क है। फिर वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, 272 दिन का इनका कैश कन्वर्जन साइकिल है, यानी करीब करीब 9 महीने का इनका कैश कन्वर्जन साइकिल है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन FY23, FY24, FY25 यानी लगातार 3 सालों से इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है ना वो नेगेटिव है। मार्केट कैप की बात करूं, बहुत छोटा मार्केट कैप है, 900 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE ठीक ठाक है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा ख़राब है, 11% है। डेट टू इक्विटी बहुत ही हाई है, उसका कारण मैंने बताया कि इनको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है और वो हर 100 रुपये की इक्विटी पर 103 रुपये का कर्जा है। P19 है, लेकिन ये P जो है इस तरह के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव हो और वर्किंग कैपिटल 209 महीने का वर्किंग कैपिटल साइकिल हो और डेट टू इक्विटी 1.03 हो, तो ये जो P है ये 19 का भी ज़्यादा लगता है। लास्ट 1 साल की बात करूं, क्योंकि मार्च 2024 में इनका IPO आया था, तो केवल ये जो मार्च 2025 FY 2025 है, केवल 1 साल ही इनकी परफॉर्मेंस को उनमें इनकी सेल 27% गिर गई है। उसका कारण ये है कि जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो एक्सेस है और जो इनके फिनिश गुड्स यानी कि फ़िश मील का जो प्राइस है वो नीचे है। तो इनकी सेल 27% गिरी है पिछले सालों में, प्रॉफिट इनका 33% गिरा है, प्रमोटर के पास 73.33 है। यही एक इसमें सिल्वर लाइनिंग है कि यंग प्रमोटर हैं तो कोशिश ये करेंगे कि कंपनी को भी चलाएं और इसका एक इंडिकेशन
3.33 है, लेकिन शेयर होल्डिंग कभी भी बिक सकती है। तो ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, सिल्वर लाइनिंग है, अच्छी बात है। इसमें FII के पास 2.63% है, DII के पास लगभग 2% है और पब्लिक के पास 22% है। तो एज ए शेयर होल्डर अगर किसी कंपनी का भाग्य भगवान भरोसे हो या ये कहीं प्रकृति के हाथ में हो तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी लगती नहीं। शेयर में लेने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर अपना स्वतंत्र निर्णय लें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।